जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के नए एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो है ना रेगुलर BEV 181 की क्लासेस चल रही है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, जो प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग देख रहे हैं। कई प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे, नए नए क्वेश्चन को जानेंगे। आज के सेशन में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को लाने की कोशिश किया गया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आज लगभग 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो सारे क्वेश्चन को आप सभी अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पिछले सेशन के जो पिछले प्रैक्टिस सेट में आप सबों ने बहुत ही अच्छा कमेंट्स किए थे, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे, लगभग स्टूडेंट ने जो भी देखे थे अच्छे से कमेंट किए थे, और उनका जो है सफलता जरूर मिलेगी, मेरा आशीर्वाद है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस यहीं से शुरू कर दिया है, प्रैक्टिस यहाँ कर लिया है, यहाँ से उसको अंदाजा लगने लगा है कि क्या कितना हद तक वो सही जा रहा है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, आप भी इसमें शामिल हो सकते हो, किसमें, सफलता पाने में। तो चलिए आज के सेशन में आप सभी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की, है ना। चाहे लाइव हो तो लाइव में दीजिए, या तो कमेंट बॉक्स खाली है आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सभी को और पता भी होगा कि इस सब्जेक्ट के लिए अब तक जो लगभग 49 प्लस सेशन यानी कि वीडियोज अपलोड है सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए। लगभग अगर क्वेश्चन की बात करें तो 1500 प्लस क्वेश्चन की हम लोग जो ना चर्चा कर चुके हैं। अभी जो आज के सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन को मतलब कि आज के सेशन में 100 को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना, जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी। तो आप सभी को यही कहूंगा कि जितने भी सेशन अपलोड कर रखा है उस सारे के सारे सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर कवर कर लीजिए। इसका एक लिंक भी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है, BEV 181 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं, और सारे के सारे क्लासेस करना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज के सीरीज के नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन में कहा जाता है। आज के सेशन का पहला सवाल में क्या कहा जाता है, निम्न में से कौन सा जीव भू रासायनिक चक्र ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए, ये ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। निम्न में से कौन सा जीव भू रासायनिक चक्र ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आपके ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों। तो आप सभी को थोड़ी सी समय दिया जा रहा है ताकि कमेंट बॉक्स में आंसर कर पाओगे, है ना। अंदाजा लगाइए, जो भी हो गलत ही सही, लेकिन कमेंट बॉक्स में करा कीजिए। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन का पहला सवाल मतलब कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। कार्बन जो है ये जीव भू रासायनिक चक्र ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का एक प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 77 कहा जाता है, निम्न में से कौन सी केवल एक माइक्रोबियल परिघटना नहीं है। केवल एक जो है माइक्रोबियल परिघटना नहीं है, क्वेश्चन में नहीं कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि मैं हर सेशन में नहीं वाले क्वेश्चन को जरूर लाता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन लाने की मेरी जो है ना काम है ना, मेरा फर्ज है, तो मैं वैसे करता हूँ। मैं किसको फॉलो करता हूँ, आपके एग्जाम के पैटर्न को। जिस तरह से एग्जाम के पैटर्न है वैसे क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। तो आप सभी हमें फॉलो कीजिए तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या कहा जाता है, निम्न में से कौन सी केवल एक माइक्रोबियल परिघटना नहीं है। आपके ऑप्शन है नाइट्रीकरण, ऑप्शन बी है अनाइट्रीकरण, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन अस्थिरीकरण, या ऑप्शन डी है अमोनीकरण। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। चलिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये माइक्रोबियल परिघटना नहीं है, बाकी सारी के सारे ये जो है तीनों के तीनों क्या है, माइक्रोबियल परिघटना के जो है ना ये हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा सकता है। निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, लीचिंग हो जाएगा, अवघटन हो जाएगा, या सौर प्रकाश अवघटन हो जाएगा, या नाइट्रीकरण हो जाएगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके सेशन में, ठीक है, एग्जाम में, तो वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हमारे फर्ज है। तो क्या कहा जाता है, देखिए निम्न में से कौन से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा सकता है। यहाँ मैंने 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, और इसमें कोड भी दे दिया है कोड तरह से कि ए और बी दोनों, या सी और डी दोनों, सी और डी दोनों, या एबीसी सभी, या इनमें से मतलब चारों के चारों। फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको मैंने बताया है। क्या कहा जाता है, निम्न में से कौन सी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा सकता है। आपके ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है लीचिंग, ऑप्शन बी अवघटन, ऑप्शन सी सौर प्रकाश अवघटन, या ऑप्शन डी नाइट्रीकरण। तो इसमें ऑप्शन ए में कोड में क्या कह रहा है, ए और बी दोनों, लीचिंग और अवघटन दोनों हो सकता है क्या। आप सभी को देखिए मैं इसका मतलब क्लीन कर दे रहा हूं ताकि आप सभी देख पाओगे, है ना। तो सी और डी
यहाँ पे ए और बी, सी और डी, ए बी सी या सभी के सभी। तो आप पहले इसमें देखिए इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे उसको ढूंढिए। ढूंढने के बाद आपको यहाँ कोड में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है या नहीं है। तो देखिए मैं इसका सही जवाब बता दे रहा हूँ, आप सभी आप जो है इसका पीडीएफ में दे ही दूंगा और बन गया है। और इसका पीडीएफ के लिए जो है कम्युनिटी पोस्ट पे एक नया नोटिफिकेशन अपलोड करवाया है मैंने, तो उसको देख लीजिएगा। पीडीएफ जिनको भी चाहिए वहां से आप कांटेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स कम्युनिटी पोस्ट पे देख के ले सकते हो। चलो क्लास के बाद आप वहां देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है लीचिंग और अपघटन, सौर प्रकाश अपघटन, नाइट्रीकरण। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सौर प्रकाश और नाइट्रीकरण, सी और डी। इसका ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा सौर प्रकाश अपघटन और नाइट्रीकरण, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कौन सतत विकास के 17 लक्ष्यों में नहीं है। देखिए ये मैंने एक सेशन में अपलोड कर रखा है, क्या है, सिर्फ 17 लक्ष्य, सतत विकास के 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, ऐसे मैंने सेशन अपलोड कर रखा है। हालांकि पीडीएफ पे भी मैंने दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कई सेशनों में, कई मतलब कई ईयरों में, जो ना कई सालों में देखने को मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारी फर्ज है। तो कहा जाता है 17 लक्ष्यों में से नहीं है, तो इसमें से पहले हम लोग को ढूंढना है कौन कौन से हैं, और एक नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा। तो गरीबी समापन, गरीबी का समापन करना, ये तो पहला ही सतत विकास के लक्ष्य है यार, बहुत बड़ा मतलब लक्ष्य है ये। उसके बाद भूख की समाप्ति, ये भी तो लक्ष्य है ना। और स्वच्छता और पानी का प्रबंधन, स्वच्छ भारत, स्वच्छ पानी का उपलब्ध करवाना, ये भी तो है। उसके बाद प्रदूषण को बढ़ावा देना, ये वो है, मतलब प्रदूषण को तो समाप्त करना होता है भाई, ये तो प्रदूषण को ही बढ़ावा दे रहा। मिल गया चोर, ये रहा आपका सही जवाब, प्रदूषण को बढ़ावा। ये सतत विकास के लक्ष्यों में 17 लक्ष्यों में जो है ये शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे शामिल हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर सेशन में लगभग देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। रियो सम्मेलन कब हुआ था, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए इसका आंसर कैसे बनाना है, 80 का क्या हो सकता है, ऐसे लिखिएगा 80 डैश या कुछ भी कॉमा वगैरह जो भी हो, वैसे ए या बी सी जो भी हो, आप ऐसे कमेंट करके आंसर दे दीजिए, ठीक है। मैं आंसर में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसका सही रहेगा सही है, जिसका गलत रहेगा मैं वहां बता दूंगा। क्या कि ये क्वेश्चन कई बार मैंने बताया, कई बार समझाया, आप सबको पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, 80 का क्या हो सकता है, रियो सम्मेलन कब होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और मैं इस सेशन के लास्ट में जो इसका आंसर भी बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जाता है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 सतत विकास के 17 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया। यानी कि कहा जाता है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जो है, यूएन के द्वारा ये 17 विकास जो है, 17 लक्ष्य जो है, ये कब पारित किया गया, कब शामिल किया गया था। पहले क्या होता था, पहले 17 के 17 नहीं था, 16 थे, 15 थे, ठीक है। इस तरह 17 के 17 कब जारी किया गया, पब्लिश कर किया गया, ये 2001 में किया गया, 2010, 2015, 2020 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में इसको शामिल किया गया, परिभाषित किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 82 क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जाता है पर्यावरण अध्ययन हमें पर्यावरण की जानकारी देता है। ये पर्यावरण अध्ययन जो है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी जो है, एनवायरमेंटल स्टडीज जो है, हमें पर्यावरण की क्या जानकारी देता है, संरक्षण के बारे में या सुरक्षा के बारे में या असुरक्षा के बारे में या ए बी दोनों, यानी कि संरक्षण और सुरक्षा दोनों के बारे में। तो इस तरह से आपके ऑप्शन स्क्रीन में दिख रहा है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए, गलत ही सही लेकिन कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संरक्षण और सुरक्षा दोनों के दोनों इसमें पर्यावरण की जानकारी हमें देती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जाता है, औसतन किसी भी जीव के देहभार का कितना भाग जल होता है। ये सभी आप सभी को पता होगा, कई सेशनों में मैंने इसके क्वेश्चन को बताया है। ये जो है आपका 70% होता है सही जवाब, ठीक है, 70% इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 84 में पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सभी प्रक्रियाएं किस पर निर्भर होती है। पारिस्थितिक तंत्र में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो किस पर निर्भर होती है, विकास पर होती है या पर्यावरण पर होती है या ऊर्जा पर होती है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी बता सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा पर इस पर निर्भर करती है। कौन क्या करती है, पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जो है ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा जाता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया। यानी कि पर्यावरण एवं वन संसाधन मंत्रालय जो है वो कब पारित किया गया, कब इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए में है 1985 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन डी सी 1978 में और ऑप्शन डी 1970 में। इस तरह से एक साल जो ना साल वाला क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बना है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 ईस्वी में क्या हुआ था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा जाता है
कि महाद्वीप एवं महासागर की श्रेणी होती है, ये जो महाद्वीप है और महासागर है किस श्रेणी के अंतर्गत इसमें रखा गया है? इसको फर्स्ट में रखा गया, सेकंड में रखा गया, या थर्ड में रखा गया, या फोर्थ में रखा गया? आपके ऑप्शन रहेगा प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में, चौथा श्रेणी में। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने इसमें शॉर्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया ताकि आप सभी के पास तो मतलब कि समझ ही सकते हो, है ना। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट में इसका जो है ना महाद्वीपीय और महासागर की किस श्रेणी में रखा गया है? प्रथम श्रेणी में रखा गया है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा जाता है? पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया, यानी कि इन्वायरमेंटल को जो है डेवलपमेंट के साथ कब ऐड किया गया, कब जोड़ा गया, कब साथ लाया गया? पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। इस तरह से चार ऑप्शन है, चारों के चारों पंचवर्षीय। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया? इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए, मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं ना उसी को इर्द गिर्द घुमा फिरा के जो क्वेश्चन बनते हैं इसी से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो आपको इस तरह से 87 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या था? पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, तो आपके ऑप्शन में दे दिया गया पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें देखना है कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको तैयारी करके रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जाता है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? एक जो है ना दिवस वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। कहा जाता है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? क्या 22 मई को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 जून को, 20 अगस्त को? इस तरह से आपके ऑप्शन स्क्रीन पे दिया गया है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है उसका कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व वन दिवस इस तरह से आप बताएंगे कब मनाया जाता है, ठीक है। और जल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ये सब पर्यावरण से संबंधित है। ये सभी के सभी दिवस आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक एक करके। चलिए क्या क्या मैंने बोला, पर्यावरण दिवस, वन दिवस, जल दिवस, ये सब कब कब मनाया जाता है इसको बताएंगे आप सभी। पर्यावरण की भौतिक संगठन निम्न में से नहीं है, नहीं है बालक। पर्यावरण की भौतिक संगठन में निम्न में से कौन नहीं है? स्थल, वायु, सूक्ष्मजीव, जल। देखिए इस तरह से ऑप्शन में नहीं ऐसे मिल गया है जैसे कि आप सभी बता सकते हो कि कौन नहीं हो सकता है इसमें, है ना। तो चलो इसका सही जवाब आंसर में बताएंगे हम लोग, सूक्ष्मजीव इसका नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वायु हो गया, जल हो गया, स्थल, ये सब तो पर्यावरण के भौतिक संगठन है यार, है ना बालक। चलो बालक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अब, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था 90 में व्यापक रूप से पर्यावरण के घटक हैं। व्यापक रूप से पर्यावरण के घटक जो है इनमें से कौन है? जैविक, अजैविक, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आंसर इस सवाल का तो आंसर सभी के पता होना चाहिए। अगर जिसको पता नहीं है तो वो तो गया मेरे भाई, गया। कहाँ गया? 6 महीना बैक गया, है ना। तो व्यापक रूप से पर्यावरण के घटक क्या हो जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक और अजैविक दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 91 में जीवों में कौन सी पोषक मात्रा अधिक होती है? जीवों में कौन सी पोषक मात्रा सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व, या वृहद पोषक तत्व, या खाद्य पदार्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है सूक्ष्म जीवों में कौन सी पोषक मात्रा अधिक होती है? सूक्ष्म पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृहद पोषक तत्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वृहद पोषक तत्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है लोयस का पठार क्या है? लोयस का पठार क्या होता है? यह नदीकृत होती है, हिमानीकृत होती है, पवनकृत होती है, या जलकृत होती है? ये जो लोयस जो होता है ना ये हवा के द्वारा चलती है, ठीक है, हवा से संबंधित होती है। यानी कि हवा बोले तो पवनकृत से ये पठार है। ये लोयस जो है क्या है? पवनकृत पठार है। लोयस क्या है? पवनकृत पठार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा जाता है कि भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम का लगभग कितना तक फैली हुई है? भारत की हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है पूर्व से पश्चिम की लगभग कितने तक फैली हुई है? देखिए हिमालय कहाँ है पे आपको, जैसे हिमालय के बारे में हम लोग देखिए, मान के चलो एक ये है ना भारत का मैप, ठीक है। चलो ये मतलब समझ जाओ, फिर से मैं बना ही दे रहा हूँ। समझ लो, मान के चलो ये भारत का मैप है, ठीक है। तो
ये हुआ हिमालय, है ना, हिमालय हुआ, मतलब कि इस तरह से हिमालय जो है आप सभी को पता होगा, है ना। तो यही कहा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर से लगभग कितना तक फैली हुई है, मतलब पूर्व इधर हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना फैला हुआ है, इसी की दूरी के बारे में इसमें बताया बनाने को कहा जा रहा है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए में है 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन सी में 3000 किलोमीटर, ऑप्शन सी में डी में है 4000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 किलोमीटर। देखिए एक्यूरेट मैंने नहीं बताया है, आपके इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच मतलब इसमें चलता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जाता है ओजोन की सांद्रता किस इकाई द्वारा मापी जाती है। ओजोन की सांद्रता किस इकाई के द्वारा मापी जाती है। आपके ऑप्शन ए में है जूल, केल्विन, डॉप्सन या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आप सभी इसका तो ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकते हो। तो हमें ऑप्शन यहाँ तो इजी साइड मिल गया है ये क्वेश्चन का। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि ओजोन की सांद्रता जो है ये डॉप्सन से मापी जाती है, हमें डॉप्सन याद रखना है ना। तो कहा जाता है ओजोन की सांद्रता किस इकाई के द्वारा मापी जाती है, ये डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। इस तरह से हम लोग 94 क्वेश्चन को देखें, और क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें अब। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा जाता है निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक प्रभाव के कारण हो जाता है। देखिए मैंने इससे पहले सेशन में क्या डाला था, निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक प्रभाव के कारण नहीं होता है। ध्यान रखना, नहीं होता है, आज मैंने बताया होता है। तो आपके ऑप्शन है डायबिटीज, ऑप्शन बी है उच्च रक्तचाप, या ऑप्शन सी है मद्यपान, ऑप्शन डी में है ए बी दोनों। तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की कोशिश करें, जल्दी करें, जैसे भी हो कीजिए, है ना। तो चलो इसका सही जवाब हम लोग मैं बता दे रहा हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जो है ये आनुवंशिक प्रभाव के कारण होता है, आनुवंशिक रोग के कारण होता है। कौन कौन, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। ये मद्यपान जो है ये इसका प्रभाव के कारण नहीं होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप दोनों के दोनों हो जाएंगे इसका सही जवाब। कहा जाता है वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, इससे पहले मैंने कमेंट बॉक्स में भी बोला था कि आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी है 1 जुलाई, ऑप्शन सी है 10 अगस्त, ऑप्शन डी है 14 जुलाई। चलिए इसका सही जवाब सभी देने की कोशिश करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। आपको इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कहना होगा वन महोत्सव दिवस के रूप में हम लोग को 1 जुलाई को मनाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जाता है निम्न में से कौन पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं है। अजैविक कारक नहीं है, हवा, भूमि, पौधा, जल। हवा, भूमि, पौधा, जल। इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधा जो है ये अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है 98 नंबर में कि किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होनी चाहिए। वन के लिए कितने प्रतिशत जो है ना भूमि होनी चाहिए। आप सभी कई सेशनों में मैंने बताया और एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए 3%, 30%, 33%, 35%। इसका सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। चलो इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 33%, यही सही जवाब है। 33% जो है ना वन के होना के लिए भूमि होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा जाता है कि कौन से निर्णय अक्सर बेहतर समाज की सत्ता व्यवस्था को प्रतिबंधित करते हैं। कौन से निर्णय अक्सर बेहतर समाज की सत्ता व्यवस्था को प्रतिबंधित करते हैं। समाज, देखिए बेहतर समाज के लिए, है ना। तो हमारे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको किस सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन से, तो इसका आंसर भी पर्यावरण से संबंधित होगा। तो वैसे हम लोग को ध्यान रखना है। कहा जाता है धार्मिक, पर्यावरण, संस्कृत या सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन से निर्णय अक्सर बेहतर समाज की असत्ता व्यवस्था को प्रतिबंधित करते हैं, पर्यावरणीय, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा जाता है मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत जीव मंडल को आरक्षित करने का कार्यक्रम कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 रिपीट। मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत जीव मंडल को आरक्षित करने का कार्यक्रम कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया। आपके ऑप्शन ए है में यूनेस्को द्वारा 1971 ईस्वी में, यूनिसेफ द्वारा 1970 ईस्वी में, या मतलब WHO द्वारा 1972 ईस्वी में, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है
कि मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत जीव मंडल को आरक्षित करने का कार्यक्रम कब और किसके द्वारा किया गया था। आपको कभी कभी कब सिर्फ पूछा जा सकता है या किसके द्वारा भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 सवाल मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन ए है यूनेस्को द्वारा 1971 ईस्वी में, यूनिसेफ द्वारा 1970 ईस्वी में, हु द्वारा 1972 ईस्वी में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यूनेस्को के द्वारा 1971 ईस्वी में ये मतलब आरंभ किया गया था। ठीक है, तो टोटल हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज में जो ना 100 क्वेश्चन अब तक देख चुके हैं, है ना। तो आपका आज के सेशन में कितने आंसर सही हुए वो भी बताएंगे, है ना। तो चलो, आज के सेशन का अंतिम सवाल था, यही था, यूनेस्को द्वारा 1971 ईस्वी में किया गया था। तो हम लोग का प्रैक्टिस सेट इस तरह से 100 क्वेश्चन को देख चुके हैं, है ना। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको मैं एनालिसिस करने वाला हूं। आप सभी हमारे साथ जुड़िए। और मैंने जो पीडीएफ के बारे में बताया था, पीडीएफ जो है आप कम्युनिटी पोस्ट में जो है अपलोड कर रखा है, उसको देखिए, गाइडलाइंस जो दिया गया है उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ कहाँ जुड़ सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे दोस्त, बहुत लाभदायक होने वाली है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी आपको काम देने वाली है चैनल। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसका नाम होगा फॉर क्रिएटिव स्टडीज। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरे नाम से होगा, अभिषेक सर FCS, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम में अभी डॉट डैश शेक K7 हो जाएगा, या फॉर क्रिएटिव स्टडीज 7 का आप ढूंढ सकते हो। ये दोनों आपको सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और FB पेज जो है ना, फेसबुक पेज में फॉर क्रिएटिव स्टडीज सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएंगे हम, और FB ग्रुप में भी हम लोग फॉर क्रिएटिव स्टडीज में मिल जाएंगे। और टीचर जो है मैं खुद हूँ, अभिषेक कुमार मेरा नाम है, आप सभी मुझे जानते ही होंगे। और इतना प्यार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और इस तरह से हम लोग का आज के सेशन का समाप्ति होती है। ये सीरीज हम लोग को लगभग कवर हो गई है ना। तो आप सभी का एग्जाम नजदीक है, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बेहतर करोगे। यदि मेरे सेशन को आप अच्छे से गो थ्रू किए होंगे तो आप जरूर बेहतर करेंगे और अच्छे मार्क्स से बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद और लाभदायक साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।